Kushal Desai, and I'm the chairman and managing director of Apar Industries Limited. हमारी कंपनी के तीन प्रिंसिपल प्रोडक्ट लाइंस हैं. हम स्पेशलिटी ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स बनाते हैं रबाले प्लांट में, यहाँ जो मुंबई में है, और एक और प्लांट है सिलवासा में. तीसरा प्लांट हमारा है यूएई हमरिया में, पोर्ट के अंदर वो फैसिलिटी है. फिर हमारे पास सेकंड जो प्रोडक्ट लाइन है वो ट्रांसमिशन लाइंस और कंडक्टर्स का प्रोडक्ट लाइन है. और वहाँ की फैक्ट्रियाज सिलवासा एरिया में है और 3 फैक्ट्रियाँ उड़ीसा में है. और फिर हमारा थर्ड जो प्रोडक्ट लाइन है वो केबल्स और वायर्स का प्रोडक्ट लाइन है. और वहाँ पे लगभग 5 फैक्ट्रियाँ हैं उमरगाम और खत्तलवाड़ एरिया में. कंपनी का टर्नओवर लगभग 7,500 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है. तो ये पैंडेमिक के सिचुएशन में ऑब्वियसली काफ़ी तकलीफ़ें हुई, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को सब मिला के हम इनकी गिनती करते हैं तो ऑलमोस्ट 5,500 लोग हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो पहला प्लांट हमारा जो स्टार्ट हमने किया वो हमारा रबाले प्लांट स्टार्ट किया. यहाँ पे हम काफ़ी इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ट्रांसफार्मर ऑयल जो यूटिलिटीज़ में जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. और फिर हम वाइट ऑयल और फार्मास्यूटिकल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं जो मेडिकल फॉर्मुलेशंस और फूड पैकेजिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है. तो हमारे जो एचआर और सेफ्टी के लोग थे उन्होंने इमीडिएटली यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास एप्लीकेशन किया, और एक हफ्ते के अंदर ही हमको परमिशन मिला ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने को रीस्टार्ट करने के लिए. तो परमिशंस जो थे इनिशियली वो खाली 25% वर्कफोर्स के थे, और ऑर्डर्स इतने आने लगे क्योंकि ये सब एसेंशियल आइटम्स है. तो फिर हमारे एचआर डिपार्टमेंट और हमारे वर्कर्स और स्टाफ वगैरह ने मतलब मिलजुल के एक पूरा प्रोग्राम बनाया. तो पहली चीज़ हमको हमने मतलब इंश्योर किया था कि सबकी सेफ्टी पैरामाउंट है, क्योंकि सडनली इतना पैंडेमिक में इतना मतलब इन्फॉर्मेशन फैल रहा था कि ये डिजीज़ है और इसके इतने प्रॉब्लम्स हैं. तो पहले हमारे वर्कर और वर्कर के फैमिलीज़ को पहले कन्विंस करना पड़ा कि भाई अगर आप आएंगे और हमारे वहाँ काम करेंगे तो हम सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. दूसरा तकलीफ था कि ये लोग घर पे कैसे जाए और वापस कंपनी में आए. उसमें 2 प्रॉब्लम्स थे. एक तो फिजिकल लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम, सेकेंडली कि अगर कोई यहाँ से बाहर जाता है और कोविड पकड़ लेता है और फिर वापस प्लांट के अंदर आएगा तो फिर ये कोविड इतना कंटेजियस डिजीज़ है कि सब लोग को मतलब काफ़ी स्प्रेड हो सकता है. तो इसके लिए सोल्यूशन हमने ये निकाला कि वर्कर लोग आके यहाँ पे 13 दिन के लिए रुकते थे, ताकि मंडे मॉर्निंग को आते थे. मंडे मॉर्निंग को सबका मेडिकल एग्जामिनेशन रहता था, और फिर ये मंडे से नेक्स्ट सैटरडे तक काम करते थे. फिर संडे को वापस घर, सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग को घर चले जाते थे, और नेक्स्ट बैच मंडे मॉर्निंग को आता था. और जो वर्कर ने 13 दिन के लिए काम किया था उनको 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी. तो ये सब प्रिकॉशंस लेके फिर हमने पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे किया. हमने अप्रूवल सब ले लिए लोकल अथॉरिटीज़ के साथ. कोविड के फिल्म्स बनाए कि किस तरह से प्लांट के अंदर ऑपरेट करना है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए. ब्रेकफास्ट लंच डिनर का फैसिलिटी करवाया, उनको रहने सोने के लिए फैसिलिटी विद डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ रखा. और फिर हमने काफ़ी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस वगैरह बनाए जिस तरह से मास्क पहनना है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखना है वगैरह. तो दूसरे जो प्रॉब्लम थे, प्राइमरीली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनिशियली आ गए, क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर को हमने बिलिंग वगैरह किया था तो उनके पास से हम पैसे का कलेक्शन कैसे करें. ऐसे नहीं कि हमारा कंपनी का बैलेंस शीट तो काफ़ी स्ट्रांग है, पर जो कैश फ्लो साइकिल मेंटेन करना है उसमें ऑब्वियसली तकलीफ था इनिशियली, क्योंकि जो कस्टमर के पास पैसा था बैंक अकाउंट में, उनका नेट बैंकिंग अगर चालू नहीं होता तो फिर वो कैसे ट्रांसफ़र करते. तो ये जो अप्रैल महीना है उसमें काफ़ी तकलीफ हुई, बट हमने सब सोल्यूशंस निकाले. बैंक के पास थोड़ा इमरजेंसी फंडिंग भी हमको मिला, बट हमारे मेहनत से वो पूरा फंडिंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी.
कि हमारे स्टाफ और जितने भी मेंबर हैं, एक हमारा कल्चर है अपार इंडस्ट्रीज़ में कि यहाँ पे लोग काफ़ी लंबी इनिंग्स निकालते हैं और उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कम रहता है, उनका कमिटमेंट और लॉयल्टी कंपनी की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये हमने लास्ट 60 साल, ये 63 ईयर ओल्ड कंपनी है, हमने ये ट्रस्ट के बेसिस पे हमने ये डेवलप किया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार हमने ये सब एक्सप्लेन किया सबको, वो लोग बिल्कुल ट्रस्ट करने लगे कि भाई ये कंपनी अगर ये बोल रही है कि ये सब अरेंजमेंट्स करेगी तो हाँ ज़रूर करेगी, और अगर बोल रहे हैं कि हमारी सुरक्षा करेंगे वर्क प्लेस के अंदर तो ज़रूर वो सुरक्षा एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेशन दिया क्योंकि जब भी 25% लोग आ सकते थे एक समय में, तो लोग हैं ना 14 घंटा 16 घंटा काम करते थे क्योंकि एक बार फैक्ट्री में आया तो और तो कुछ है नहीं करने के लिए। और फिर ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट कि भाई आप 13 दिन के लिए रुको, फिर आपको 15-16 दिन की छुट्टी मिले, ये बहुत अनयूजुअल अरेंजमेंट है। बट हमारे वर्कफोर्स बड़े विलिंग थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और पूरे डिसिप्लिन के साथ सबने फॉलो किया। हमारे वहाँ फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से प्लांट 100% मतलब फुल फुल स्विंग में चालू था। तो अभी कोविड के केसेस तो बहुत ही कम आए प्लांट के अंदर क्योंकि सब लोग ने बहुत कोऑपरेशन किया। इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क और सीएसआर हमारे 63 इयर्स में अभी सीएसआर का काम तो अभी रिसेंटली हुआ है कंपलसरी, बट हमारे कंपनी का कल्चर ही था कि भाई सोशल सर्विस करना चाहिए और ये इंडस्ट्री का फ़र्ज़ है। तो हम काफ़ी सीएसआर प्रोग्राम्स चलाते हैं, उसमें हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी जुड़ जाते हैं सीएसआर का काम करने के लिए कंपनी के बाहर। तो हम बहुत काम कर रहे हैं बिटवीन ये पूरा वाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे काफ़ी ट्राइबल लोग हैं। तो ये पैंडेमिक के पीरियड में हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी किया। हम जुड़े हुए हैं अनामृता फाउंडेशन के साथ और ये अनामृता फाउंडेशन ने पूरे इंडिया में लगभग 14 करोड़ मील का डिस्ट्रीब्यूशन किया था ये पैंडेमिक के पीरियड में। तो इनिशियली जब भी उनके किचन्स को रीस्टार्ट करना था, तभी उनको पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, उनके पास सैनिटाइजर्स और हाथ धोने के लिए सोप सॉल्यूशंस वगैरह सब शॉर्टेज में था उस समय। तो हमने हमारे लेबोरेटरीज में ये सब मैन्युफैक्चर करके ये अनामृता फाउंडेशन को दिया ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। इसके अलावा ये सब ट्राइबल एरियाज में हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था और ऑल्सो मेडिकल सप्लाईज का। तो ये जो एक चीज़ हमने हम काफ़ी गर्व से हम बता सकते हैं कि ये पूरे पैंडेमिक पीरियड में हमने जो प्रोडक्शन निकाला, काफ़ी रिकॉर्ड्स हमने तोड़े। ये ये जून और दिसंबर के बीच में इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में ये सब माइलस्टोन अचीव करना आसान चीज़ नहीं है। और ये खाली ये पॉसिबल था क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ने बहुत कोऑपरेट किया और उनके फैमिलीज़ ने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि बड़े विलिंग थे वो लोग कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज़ आए यहाँ पे काम करें, उनको पूरा विश्वास था कि वो 15 दिन के लिए भी घर पे नहीं है तो भी कंपनी अच्छी तरह से उनका देखभाल वगैरह कर रही है। तो ये सब चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं रहता। स्पेसिफिकली मेरे फैमिली के बारे में ये पैंडेमिक के पीरियड में एक्चुअली घर पे बैठ के 14 घंटा 16 घंटा काम करने के लिए ऑब्वियसली मेरे वाइफ और चिल्ड्रन का भी कोऑपरेशन और सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि सुबह में 7 बजे हम स्टार्ट करते थे, रात को 10 बजे 11 बजे कंप्लीट होता था। ऑल द जितने भी कॉन्वर्जेशंस थे सब हमारे टीम्स और ये सब ऑनलाइन होते थे, तो सबको साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ये वॉइस इतनी इजीली कैरी हो सकता है। तो ये सब ऑब्वियसली काफ़ी कोऑपरेशन आया। मेरे वाइफ ने बाकी के वाइफ्स वगैरह के साथ भी बात किया, उनको मतलब जहाँ पे उनके पास एप्रीहेंशन थे, डर था, तो कभी कभी चर्चा करने से ये सब प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती है, जब भी थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल कर सके। तो इस तरह से मेरे वाइफ और मेरे मदर वगैरह सब ने भी थोड़ा
हिस्सा खेला ये गेम में। तो हम देखते हैं कि जब भी ऐसा एक क्राइसिस होता है, ये पैंडेमिक तो क्राइसिस ही है, तो हर एक क्राइसिस में पहले बड़ा डेंजर सिचुएशन लगता है, बट फिर बाद में जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती है। अगर आप हिस्ट्री में भी आप देखते हैं, इतिहास में, तो स्पेनिश फ्लू के बाद भी सेम चीज हुआ, ये वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी वैसे ही हुआ कि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आती है। और हमने पहले ही प्लान किया था कि हम पहले ये सब डेंजरस सिचुएशन है वो क्राइसिस मैनेजमेंट को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल में ले आते हैं, और फिर उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ को टैकल करेंगे। तो ये पैंडेमिक के पीरियड में काफ़ी सप्लायर लोग टाइम पे माल दे नहीं पाते थे, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स थे वगैरह। तो हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को टीम्स में डिवाइड करके वो लोग हमारे पूरे सप्लायर के बेस प्रोएक्टिवली काम करने लगे, ताकि सब सप्लाईज आने लगे। उनके पास, सप्लायर के पास भी जो प्रॉब्लम्स थी, हमने ऐसे तय किया कि भाई ये हमारे ही प्रॉब्लम्स है और उनको सॉल्व करना है। तो ये सब करने की वजह से हमारा जो शेयर ऑफ बिजनेस है कस्टमरों, हमारे जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ है, वो हम काफ़ी बढ़ा सके। इसके अलावा हमारे कोई कंपेटिटर लोग वो ये सब मैनेज नहीं कर पाए थे पूरा वर्कफोर्स को लाने के लिए और ये फैक्ट्री को ठीक तरह से स्टार्ट करने के लिए। तो उस समय भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं कि कई कस्टमर जो हमारे पास से पहले खरीद नहीं रहे थे, जब भी हम बहुत ही जल्दी शीघ्र डिलीवरीज कर सकते थे, तो उन्होंने हमारे पास ऑर्डर दिया। तो इस तरह से हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर में भी बिजनेस बढ़ाया और नए नए कस्टमर भी हमने काफ़ी जुड़े। तो फ्यूचर प्लानिंग, एक चीज़ ये है कि जब ये पैंडेमिक टाइप ऑफ सिचुएशन होता है, तो एक तो पूरा वर्कफोर्स काफ़ी सॉलिड हो जाता है कि लोग अभी फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है कि भाई हमने इतने डिफिकल्ट पीरियड में भी अगर ऐसा काम किया, तो जो कॉन्फिडेंस जो उससे आया हुआ है वो एक बड़ा इनवैल्यूएबल चीज़ है। वो ऐसा चीज़ है जो ट्रेनिंग और पैसे से नहीं आ सकता है, खाली अनुभव से ही आ सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमने ये जितने भी ऑनलाइन मेथड्स हैं कस्टमर के साथ डीलिंग करने के लिए, वेदर इट इज़ ऑनलाइन कोटेशन दो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दो, फिर हमारे वहाँ टेस्टिंग भी काफ़ी होता है, कस्टमर लोग टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी हमने ऑनलाइन सब सिस्टम सेट किए हुए हैं। तो इससे क्या है कि जो कस्टमर दूर है हमारे फैक्ट्री से, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उनके लिए ये सिस्टम्स अभी इतनी अच्छी तरह से सेट हो गई है कि हमें लग रहा है कि ये पैंडेमिक जब भी ख़त्म हो जाएगा, तभी भी ये सब सिस्टम काम में आएगी हमारा रीच बढ़ाने के लिए, जोग्राफिक रीच बढ़ाने के लिए। हम आज भी हमारे प्रोडक्ट्स 75 to 100 डिफरेंट कंट्रीज़ में हम बेचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब जो हमने किया हुआ है, उससे पॉसिबिलिटीज़ है कि हम एक्सपोर्ट सेल्स एंड ओवरसीज सेल्स और भी बढ़ा सकेंगे। मेरा मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये यही है कि जब भी कोई क्राइसिस, जब भी क्राइसिस सिचुएशन आता है, तभी आपको दो चीज़ समझना है कि पहले फर्स्ट देयर इज़ ग्रेव डेंजर और उसके बाद देयर इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपका माइंडसेट उस तरह से सेट हो जाता है, तो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय आपके जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह है, ऑप्शंस कम रहते हैं, तो वो ऑप्शंस को ठीक तरह से समझ के सोल्यूशन निकालना है विद इन जो भी लिमिटेड चीज़ है। और एक बार आप सिचुएशन को कंट्रोल में ले आ सकते हैं ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, क्योंकि काफ़ी लोग एकदम मतलब इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं ये सब सिचुएशन में कि वो फ्यूचर के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। तो माय मेन मैसेज है कि भाई आपको कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए। ये दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसी दुनिया के अंदर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। आपको वो सॉल्यूशन ढूंढना है, उसका एग्जिस्टेंस जरूर है, बट इनोवेशन के साथ ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा और फिर आपका काफ़ी प्रोग्रेस हो सकता है ये टाइप ऑफ सिचुएशन में।